2010 में आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कही थी, देयर इज नो रिसेशन इन आईपीएल। और ये आईपीएल ने 17 साल में बहुत क्लियरली दिखाया। ये थी पहली आईपीएल जो बड़े शोर शराबे के साथ लॉन्च तो हुई, पर किसी को इतना आइडिया नहीं था कि कितना पैसा हम कमा सकते हैं इससे। 2008 में आईपीएल ने करीब 2,500 करोड़ रुपए कमाए और आज ये नंबर करीब 16,000 करोड़ रुपए है, ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा। आज बीसीसीआई का 60% रेवेन्यू आईपीएल से आता है। इमेजिन करो 60% रेवेन्यू बस आईपीएल से। बट द क्वेश्चन इज, हाउ डज आईपीएल मेक मनी? में कुछ अजीब हुआ। 10 साल के बाद बीसीसीआई ने 2 और नई टीम्स का ऐलान किया, लखनऊ और गुजरात। ग्लेजर्स फैमिली, वही परिवार जो फेमस फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर है, उन्होंने भी इंडिया में क्रिकेट टीम खरीदने की कोशिश करी। उनका निशाना था लखनऊ सुपर जायंट्स। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप, आरपीएसजी, जो एक बहुत बड़ा इंडियन कंग्लोमरेट है, उन्होंने ग्लेजर्स को बिडिंग में हरा दिया। लखनऊ टीम की राइट्स के लिए उन्होंने 7,000 करोड़ से ज्यादा पैसे दिए। तो एक आईपीएल टीम खरीदी कैसे जाती है? आईपीएल टीम की भी नीलामी होती है। ये एक फ्रेंचाइज सिस्टम है, यानी कि कंपनीज को फुल ओनरशिप नहीं मिलती टीम्स की, बल्कि उनको कुछ सालों के लिए राइट मिलती है कि वो आईपीएल में उस टीम को ऑपरेट कर सके। मानो आप एक मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट का लाइसेंस ले रहे हो। आप आउटलेट चलाते हो, प्रॉफिट्स कमाते हो, अपना फैन बेस भी बनाते हो, पर आपको जो पेरेंट कंपनी है उसके ब्रांड रूल्स को फॉलो करना होगा और उस कंपनी को पैसे भी देने पड़ेंगे। आईपीएल के केस में ये पेरेंट ब्रांड बीसीसीआई है, which owns the league and controls everything about it। जैसे 2008 में कई कंपनीज ने बिड किया था आईपीएल की 8 ओरिजिनल टीम्स को ओन करने के लिए, चाहे वो इंडिया सीमेंट्स हो, रिलायंस हो, यूबी ग्रुप हो या फिर शाहरुख खान और जूही चावला हो। उन्होंने करीब 250 से लेकर 450 करोड़ रुपए दिए बीसीसीआई को 10 साल के लाइसेंस के लिए। ये पैसा बीसीसीआई को जाता है और इन रिटर्न ओनर को राइट मिल जाती है कुछ सालों के लिए टीम को ऑपरेट करने की। 2021 तक की लीग इतनी पॉपुलर हो गई कि टीम्स के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। आरपीएसजी ग्रुप और सीवीसी कैपिटल, जिन्होंने लखनऊ और गुजरात की बिडिंग जीती, उन्होंने कुल मिलाकर करीब 13,000 करोड़ रुपए दिए टीम की राइट्स के लिए। फ्रेंचाइज की फी के अलावा टीम के ओनर को 20% अपना एनुअल रेवेन्यू बीसीसीआई को देना पड़ता है। यानी कि अगर मान लो उन्होंने 250 करोड़ रुपए कमाए तो 50 करोड़ रुपए बीसीसीआई के पास जाएगा। अब हम बात करेंगे कि रेवेन्यू कैसे कमाती है ये टीम्स, पर उससे पहले जान लेते हैं कि प्लेयर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। ये है 2025 प्लेयर ऑक्शन का पहला दिन। सारे टीम ओनर्स अपनी टेबल पे बैठे हुए हैं और ऑक्शनर का वेट कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट प्लेयर का नाम अनाउंस करे। ऑक्शनर बोलता है, नंबर 3 ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने अपने आप को लिस्ट किया है बेस प्राइस पर, यानी कि 2 करोड़ रुपए। अब हर प्लेयर का एक बेस प्राइस होता है और ऋषभ पंत के लिए ये प्राइस 2 करोड़ रुपए है, और हो सकता है कि एक नए नवेले प्लेयर के लिए ये बस 25 लाख हो। टीम्स बिड डालती हैं, पर क्योंकि ऋषभ पंत के लिए इतना कंपटीशन है, फाइनल प्राइस 27 करोड़ रुपए होता है। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये पैसे दिए जिससे ऋषभ पंत आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट पेड प्लेयर बन गए। हर साल आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल एक सैलरी कैप तय करती है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बीसीसीआई इलेक्ट करती है, जो लीग की मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। ये कैप होता है जो मैक्सिमम अमाउंट एक टीम स्पेंड कर सकती है प्लेयर्स पर। 2025 में डिसाइड किया था कि ये अमाउंट हर टीम के लिए 120 करोड़ होगा और उस टीम को 90 करोड़ रुपए तो स्पेंड करने ही पड़ेंगे। ये नंबर डिसाइड किया जाता है टीम के ओनर्स के साथ कंसल्टेशन करके, और डिपेंड करता है कि लीग का रेवेन्यू कैसे चल रहा है और दूसरे फैक्टर्स पर। इसी वजह से जब एक टीम बैठती है, उनके पास 120 करोड़ रुपए होते हैं अपना स्क्वाड बनाने के लिए, और ये 120 करोड़ रुपए वो बस अपने प्लेयर्स को खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हैं। और अगर उन्हें 90 करोड़ से कम रुपए खर्च करे तो उनको पेनल्टी मिलती है। और याद रहे, आप 120 करोड़ से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, ये आपकी लिमिट है। ये सैलरी कैप सिस्टम अमेरिका में एनबीए और एनएफएल के रूल की तरह ही है। गोल ये है कि एक कंपेटिटिव बैलेंस हो आईपीएल टीम्स में। अब इंग्लिश प्रीमियर लीग और दूसरे फुटबॉल लीग्स की तरह उधर कोई लिमिट नहीं है, पर आईपीएल में एक लिमिट है ताकि सारी टीम्स के बीच इक्वालिटी रहे। अब अगर टीम्स करोड़ों रुपए खर्च कर रही है प्लेयर्स खरीदने के लिए,
वो ऑब्वियसली एक रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियसली एक टीम जिसमें सुपरस्टार प्लेयर्स हैं वो फैंस के लिए और अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि अगर वो टीम फैंस के लिए अट्रैक्टिव है तो स्पॉन्सर्स मोटा पैसा देते हैं अपना नाम छपवाने के लिए। जैसे 2018 में सैमसंग मुंबई इंडियंस की प्रिंसिपल स्पॉन्सर बनी थी वीडियोकॉन को रिप्लेस करके, और जर्सी में जो फ्रंट लोगो होता है वो सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट है। और कितने की थी ये डील? सैमसंग ने हर साल के लिए 25 करोड़ रुपए दिए इस जर्सी के स्पॉट के लिए। हेलमेट के लिए नहीं, ट्राउजर्स के लिए नहीं, बस जर्सी के फ्रंट में जगह के लिए। और इधर बात आती है ब्रांड की। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफीज तो जीती हैं, पर उनकी स्पॉन्सरशिप रेट्स भी सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट मुंबई और चेन्नई सुपर किंग्स की बस फ्रंट जर्सी स्पॉट का दाम पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के सारे स्पॉन्सर स्लॉट से कई ज्यादा है। पर जरूरी नहीं है कि आपको ट्रॉफीज जीतनी पड़ेगी एक अच्छी ब्रांड बनाने के लिए। जैसे आरसीबी का एग्जांपल ले लो, 2025 के पहले उन्होंने एक भी टाइटल नहीं जीता था, पर सीएसके और मुंबई इंडियंस के बाद ब्रांड वैल्यू में वो थर्ड थी। केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद से ज्यादा ब्रांड रेवेन्यू वो कमा पाते एक कारण की वजह से। क्यों? एक नाम, विराट कोहली। जब एक टीम में ग्लोबल क्रिकेट आइकन जैसे विराट कोहली या फिर एबी डिविलियर्स होते हैं तो ये टीम्स बहुत बड़ी ब्रांड बन जाती हैं। और याद रहे कि ये पैसा बस टीम के पास ही जाता है, ना कि बीसीसीआई के पास। और कई टीम्स के लिए जर्सी स्पॉन्सरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का। जैसे पिछले साल आरसीबी का टोटल रेवेन्यू करीब 650 करोड़ रुपए था, जिसमें से जर्सी स्पॉन्सरशिप का कंट्रीब्यूशन 20% था। पर ये नंबर डिफरेंट टीम्स के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे मुंबई इंडियंस के लिए ये नंबर बस 1% है। पर कई और दूसरी सोर्सेज भी है स्पॉन्सरशिप की, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सरशिप्स जो बीसीसीआई कमाती है और फिर ये कमाया हुआ हिस्सा आईपीएल टीम्स में बांटा जाता है। जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप, जहाँ टाटा बहुत मोटा अमाउंट देती है लीग को स्पॉन्सर करने के लिए। उन्होंने 4 साल की डील के लिए 2024 से 2028 तक के लिए 250 करोड़ रुपए दिए, जिससे हम आईपीएल को अब टाटा आईपीएल बुलाते हैं। ये पैसा बस बीसीसीआई के पास नहीं जाता, बल्कि एक सेंट्रल रेवेन्यू पूल में जाता है जो बीसीसीआई और फ्रेंचाइजीज के बीच में डिवाइड किया जाता है। फिर आते हैं ऑफिशियल पार्टनर्स की स्पॉन्सरशिप। ये है ब्रांड्स जिनके पास टाइटल स्पॉन्सरशिप तो नहीं है, पर कई इन गेम मूवमेंट्स या फिर एसेट्स के लिए स्पॉन्सरशिप है। जैसे C8 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। इस वजह से जब भी कोई टाइम आउट होता है कमेंटेटर्स को बोलना पड़ता है C8 टाइम आउट, जिससे ब्रांड का भी पैसा वसूल होए। सिमिलरली ड्रीम 11, पेटीएम और अपस्टॉक्स आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर्स रह चुके हैं और उन्होंने कई करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करे इस सेंट्रल पूल के लिए। पर इस सेंट्रल पूल में मेन हिस्सा स्पॉन्सरशिप्स का नहीं है, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का है। आ गया मनोरंजन का बाप, DLF इंडियन। जैसे आपको ये ऐड याद है 2008 से, ये ऐड एक एग्जाम्पल है टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के रेवेन्यू का। उस समय सेट मैक्स पर आईपीएल दिखाई जाती थी और 2017 के बाद ये हो गया स्टार। इनफैक्ट जब आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार ने जीती तो सोनी के स्पोर्ट्स बिजनेस के प्रेसिडेंट ने कहा, हम डिसअपॉइंटेड तो हैं ही, क्योंकि पिछले 10 साल से हमने आईपीएल को नर्चर किया है और हमने इसको इतनी बड़ी ब्रांड बनाया है। इनफैक्ट ये ब्रांड इतनी पावरफुल है अब कि 2022 में डिज्नी स्टार ने करीब 24,000 करोड़ रुपए दिए 5 साल की डील के लिए। अब चैनल्स को क्या मिलता है? उनको एडवर्टाइजर्स का पैसा मिलता है। जितनी ज्यादा व्यूअरशिप, उतना ज्यादा वो पैसा कमा सकते हैं हर एड से। उस देश में जहाँ क्रिकेट एक रिलीजन, एक धर्म की तरह है, आईपीएल मैचेस को रेगुलरली 30 से 40 करोड़ लोग देखते हैं। इनफैक्ट आईपीएल सीजन के दौरान स्टार स्पोर्ट्स इंडिया में नंबर 1 चैनल बन जाता है, और जो एड रेवेन्यू वो आईपीएल सीजन के दौरान कमाते हैं वो उनके साल के एड रेवेन्यू का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा है। फिर आईपीएल में डिजिटल राइट्स भी हैं। टीवी की राइट्स अलग है और ऑनलाइन राइट्स अलग है। 2022 में मुकेश अंबानी की वायकॉम 18 ने 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए आईपीएल की डिजिटल राइट्स के लिए, जिससे अगर आपको टीवी पर आईपीएल नहीं देखना, आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो। स्ट्रीमिंग ने आईपीएल वॉचिंग के एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल दिया है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप बस मैच को देखते ही नहीं हो, बल्कि आप मैच के एक्सपीरियंस के साथ इंटरैक्ट भी करते हो। यूजर्स लैंग्वेज बदल सकते हैं, लाइव स्टैट्स दे सकते हैं और अपने फेवरेट प्लेयर्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये टीवी पर पॉसिबल नहीं है और ये कई ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फ्री है, इसलिए कई लोग ट्यून इन करते हैं। इसका मतलब है कि जो स्पॉन्सर्स हैं उनको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है। इसी वजह से 2023 में 30 से ज्यादा ब्रांड्स ने जियो सिनेमा पर एडवर्टाइज किया, और ये मीडिया राइट्स, चाहे वो ब्रॉडकास्ट या डिजिटल हो, आईपीएल की सबसे बड़ी सोर्स है। और टीम्स को इससे फायदा मिलता है, क्योंकि ये पैसा फिर सेंट्रल पूल में जाता है बीसीसीआई के, फिर उधर से बांटा जाता है। सेंट्रल पूल का 50% पैसा बीसीसीआई रखती है
और जो रिमेनिंग 45% है वो फ्रेंचाइजेस के बीच इक्वली बांटा जाता है। 5% प्राइज मनी के तौर पे टॉप 4 टीम्स को दिया जाता है। फिर टीम्स को एक हिस्सा टिकट सेल से भी आता है। हर आईपीएल टीम 7 से 8 होम मैचेस करती है सीजन में, और होम मैचेस से टीम्स अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। और जब फैंस अटेंड करते हैं, चाहे वो एक बेसिक सीट लिए 500 रुपए हो या वीआईपी बॉक्स लिए 25,000 रुपए हो, ये पैसा भी बांटा जाता है। 80% हिस्सा टीम रख लेती है, जबकि 20% बीसीसीआई और स्टेडियम के लोकल पार्टनर्स को जाता है। बहुत छोटा सा हिस्सा मर्च सेल से भी आता है, जैसे जर्सीज हो गया, हैट्स हो गया, बैट्स, मग्स, की चेन्स या फिर साइंड क्रिकेट गियर। दिस इज व्हाई आईपीएल इज नाउ सच अ बीस्ट ऑफ अ बिजनेस। 2008 में किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इंडिया की क्रिकेट लीग में एक प्लेयर करोड़ों में बिकेगा। कई लोग शायद ये मानते होंगे कि आईपीएल एक बबल है, और उनके लिए ललित मोदी ने एक अच्छा जवाब दिया था 2010 में, that there is no recession in IPL.